हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी विकल्प बीएड क्लास में। दोस्तों, अगर आप बीएड प्रथम वर्ष के छात्र हैं और बीएड के प्रथम वर्ष का जो है परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट और जो है सेकंड पेपर ये चल रहा है। आज हम लोग जो है थर्ड पेपर इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गारंटी अगर थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो आपको जो है यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आसानी से याद भी करवा दूंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अवध सीरीज है पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो पहले अवध सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कुल मिला के देखा जाए तो 30 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्न को 30 प्रश्न जो यहाँ पे दिए गए हैं इनको पहले कवर करेंगे। आज देखते हैं कितने प्रश्न हो सकते हैं इसमें से। आज का पहला प्रश्न दोस्तों है, शैक्षिक तकनीकी क्या है। शैक्षिक तकनीकी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या लिखा गया है। शैक्षिक तकनीकी अति विस्तृत शब्द है, यानी जो शैक्षिक तकनीकी है एक बहुत बड़ा शब्द है और इसका मतलब क्या होता है इसको आगे अभी समझ लेते हैं। इसका तात्पर्य है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को योजनाबद्ध कर क्रियान्वित करने में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग में लाना है। मतलब दोस्तों ये है कि जो दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो आपका है शैक्षिक यानी शिक्षा, दूसरा तकनीकी। तो हम ये कह सकते हैं शिक्षा में तकनीकी का आना क्या, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे वही बातें कही गई है कि जिसका तात्पर्य होता है शैक्षिक जो प्रक्रिया है यानी जो शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया है, चाहे शिक्षा दी जा रही हो चाहे शिक्षा ली जा रही हो, तो इस शैक्षिक प्रक्रिया में योजनाबद्ध कर मतलब ये है कि तकनीकी के माध्यम से हम उसको योजना बना ले, एक प्लान बना ले किस प्रकार से हमें शिक्षा देनी है। तो यहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से शैक्षिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। क्रियान्वित करने में वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रयोग में लाना है, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए, सिलेबस जो होता है वो अलग अलग क्लास का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए एसएसटी है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है। अगर मान लीजिए यही सामाजिक विज्ञान 6 को पढ़ाना है और ये सामाजिक विज्ञान 10 के बच्चों को पढ़ाना है, तो इन दोनों का जो सिलेबस होगा वो अलग होगा, इन दोनों को पढ़ाने का जो तरीका होगा बिल्कुल अलग होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर इन दोनों को सेम अगर सिलेबस पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि 10 वाला सिलेबस 6 वालों को समझ में ना आए, है ना, तो कहीं न कहीं समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए वैज्ञानिक तरीके से कि बच्चे किस प्रकार से चीज़ों को समझ पाएँ, उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को समझाया जा सकता है, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे देखिए, डॉक्टर आनंद के शब्दों में देखिए, अगर आप शिक्षा प्रदान करते हैं और अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं तो आपको भी आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए आनंद के शब्दों में कह सकते हैं, आनंद के शब्दों में इसमें यह बात शामिल है जिसकी सहायता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। बहुत ही कमाल का थॉट जो है आनंद जी ने कहा है, यहाँ पे देखने की समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए, जिसकी सहायता से शिक्षण अधिगम, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका टेक्निक है, ठीक है, जिस प्रकार से टीचर पढ़ाते हैं उनका जो भी टेक्निक है पढ़ाने का, ये टेक्निक जो है कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है शिक्षण विधि में। जिस प्रकार से टीचर तो बहुत सारे होते हैं, एक ही सब्जेक्ट के न जाने कितने सारे टीचर हैं, तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है वही आपको पसंद आना चाहिए, वही आपको समझ में आना चाहिए। अगर पसंद में आ रहा है, मतलब पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो टीचर की टेक्निक आपको अच्छा लग रहा है, तभी पसंद आ रहा है और तभी समझ में आ रहा है। दोस्तों, यहीं पे बातें वही कहेगी कि जो टेक्निक है, जो तकनीकी है, जो नई नई तकनीकी शिक्षा में लागू हो रही हैं, वो कहीं न कहीं शिक्षण जो अधिगम है यानी शिक्षा सीखने की जो प्रक्रिया में बदलाव हो रहे हैं, उसका जो बदलाव हो रहा है उसका कारण है तकनीकी। तो कहीं न कहीं जो सहायता प्रदान करता है शिक्षण अधिगम में, वो तकनीकी के द्वारा जो है उसमें सुधार लाया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शिक्षा की
लगभग सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं से संबंधित होता है। मतलब दोस्तों बातें कही गई कि जो तकनीकी होता है कहीं न कहीं शिक्षा के सभी जितने महत्वपूर्ण काम होते हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान स्थापित करता है। जैसे के रूप में आप दे सकते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्यों की निर्धारित करना, यानी जो भी आप अनुदेश दे रहे हैं या अनुदेशन कर रहे हैं उसके उद्देश्यों को निर्धारित करता है तकनीकी। अधिगम संबंधी वातावरण की योजना बनाता है, यानी जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं उसका सिखाने का एक जो कला होती है वो तकनीकी ही तय करती है, उसका योजना बनाती है। आगे देखिए शिक्षण एवं अधिगम सामग्री को तैयार करना, यानी जो तकनीकी है जो टेक्निक है वो शिक्षण में जितने अधिगम सामग्री होते हैं उनको तैयार करता है, उनको कहीं न कहीं गाइड करता है। शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्तियाँ, यानी शिक्षण में जितने उपयोगी डिवाइसेस होती हैं, जो युक्ति होती हैं, जो यंत्र होते हैं उनको तथा अधिगम के माध्यम से का चयन करना, मतलब कि जो सिखाने का जो माध्यम होता है उसका चयन करना एवं शिक्षण तथा अधिगम प्रणालियों में मूल्यांकन करना इत्यादि, ये सब टेक्निक का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में इसको कहा जाए, जो बातें यहाँ पे कही गई हैं कि शिक्षा में तकनीक का क्या महत्व है, तो अगर देखा जाए तो जो शिक्षा है उसमें तकनीकी के प्रयोग करने से बहुत बड़ा शिक्षा में बदलाव हुआ है और आप सभी आसानी से दे सकते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे कि आप जो है मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो ये भी एक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है जिससे घर बैठे आसानी से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आई होप आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है प्रणाली उपागम के संप्रत्याय बताइए। जो प्रणाली उपागम के संप्रत्याय हैं वो क्या हैं, इसको बारीकी से पहले समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ प्रश्न का मतलब समझते हैं ताकि हमें आंसर लिखने में और आसानी हो जाए। देखिए प्रणाली हम कह सकते हैं कि एज ए सिस्टम, और उपागम अप्रोच कह सकते हैं या इसे मॉड्यूल कह सकते हैं। संप्रत्यय इसको हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या विचार या धारणा कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको आसानी से उत्तर समझते हैं। प्रणाली जो होता है सिस्टम एक व्यवस्था का द्योतक शब्द है, रिडोलेंट या चिन्ह या प्रतीक या स्वरूप कह सकते हैं। ठीक है, जिसका अभिप्राय क्रमबद्ध समग्र के संगठन से होता है। देखिए अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप इसे अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए जो प्रणाली है ये सिस्टम एक व्यवस्था है, मतलब क्या है, एक व्यवस्था है। किसका व्यवस्था है, किसी भी प्रतीक का, किसी भी स्वरूप का। ठीक है, जिसका अभिप्राय क्रमबद्ध समग्र के संगठन से होता है, मतलब कि इसको हम कोई भी संगठन है, कोई समूह है, इसको सभी तरीके से पूरी तरह से हम जो क्रमबद्ध तरीके से इससे अगर काम करते हैं तो वो चीज़ प्रणाली इस सिस्टम के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, कहते हैं भैया कोई काम करिए सिस्टमेटिक ढंग से करिए, मतलब सिस्टम से करिए। जैसा होता है ना कि यहाँ काम सिस्टम से होना चाहिए, तो वही बात यहाँ पे कही, कोई काम अगर है तो सिस्टम तरीके से करना चाहिए। जैसे आप शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा देने का तात्पर्य ये होता है कि आप सिस्टम से दीजिए, जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और बच्चों को पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि आप सिस्टम से काम कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई, क्रमबद्ध तरीके से किया जाए, सिस्टम से किया जाए, ताकि जो है काम आसानी से हो जाए। इसमें प्रत्येक भाग का दूसरे भाग से संबंध स्पष्ट होता है। मतलब ये है कि जो जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन पढ़ा, उसके बाद दूसरी लाइन पढ़ा, तो जो पहली लाइन है उसका दूसरे से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये संबंध होता है, आपको स्पष्ट करना होता है। वही में बात कहेगी, इसमें प्रत्येक भाग का एक दूसरे भाग से संबंध होता है, यानी जो सिस्टम होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है ना। जैसे मान लीजिए डीजे है, तो डीजे जो होता है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा होता है, तब जाके इतना बेहतरीन आवाज़ मतलब बजता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो सिस्टम है वो अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाए, क्रमबद्ध तरीके से काम किया जाए तो काम बहुत आसान होगा और बहुत अच्छा काम होता है। तो यहाँ प्रत्येक भाग दूसरे भाग से संबंध स्पष्ट होता है और यह संपूर्ण समग्र निर्माण करता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने डीजे का एग्जांपल लिया, जैसे छोटे छोटे जो है डीजे जोड़कर उसमें और सिस्टम लगा के जोड़कर एक समग्र निर्माण, बड़े जो है डीजे का निर्माण करता है, तो उसी प्रकार से ये चीज़ यहाँ पे कह सकती हैं। तो यहाँ पे जो बातें कही गई है कि जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम कोई काम करते हैं तो कहेंगे वो सिस्टमेटिक ढंग से काम अच्छा काम होता है और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा होता है, मतलब एक जो व्यवस्था है वो दूसरी व्यवस्था से संबंधित होता है, जुड़ा होता है।
आगे देखिए, एक विद्वान के अनुसार कहा गया है, प्रणाली तो विभिन्न भागों का कुल योग होता है। इन्हें जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक है, तो ये पेन है, इस पेन में कई सारे जो है इसमें पार्ट हैं, जैसे ये कैप हो गया, फिर इसके बाद जो है इसके अंदर भाग लगा हुआ है। तो ये जो भाग है ये सब क्या हैं, इसके अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट हैं। अगर इन पार्ट को हम लोग जोड़ दें तो इसका एक रूप बनकर तैयार हो जाएगा, एक पेन बन जाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बातें कहा जा रहा है कि जो सिस्टम होता है, जो प्रणाली होती है, इसके विभिन्न भाग होते हैं, कुल भाग होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रूप से किंतु साथ साथ मिलकर कार्य करता है। बहुत ही गजब का सेंटेंस लिखा गया है, समझने की कोशिश करिए यहाँ पे क्या बातें कही गई है। कहा गया है कि जो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भाई जो छोटे छोटे पार्ट मिलकर एक ऐसे बड़े जो है मशीन का या फिर किसी ऐसे बड़े व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, तो उसका कोई उद्देश्य होगा, कोई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाया होगा। जैसे मान लो जब डीजे को तैयार किया जाता लगता है, मतलब कि गाड़ी पे लादा जाता है उसको, तो कहीं न कहीं उसमें जो सिस्टम तैयार किया जाता है उसका कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्य बिल्कुल होता है, भाई कहीं शादी में जाना है तो साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर शिक्षा व्यवस्था में भी सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाए, क्रमबद्ध तरीके से काम किया जाए, जो अलग अलग सिस्टम हैं उनको एक साथ मिलाकर काम किया जाए तो वो बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ पे दोस्तों वही बात कही गई है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है। आगे देखिए, रिचर्ड ए जॉनसन के शब्द में कहा गया है, प्रणाली शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है, ऐसी वस्तुओं का योग जो किसी सतत चलने वाले अंतःक्रिया या परस्पर आश्रित क्रिया द्वारा नियंत्रित व संचालित होती है। बहुत ही कमाल का सेंटेंस जॉनसन जी ने कहा ऐसी वस्तुओं का योग, मतलब कि कोई वस्तु है, उन वस्तुओं का योग यानी छोटे छोटे पार्ट्स मिलाकर एक वस्तु का निर्माण किया गया है। तो जो योग बना है वो योग क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जो किसी सतत चलने वाली अंतःक्रिया या परस्पर आश्रित क्रियाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है। मतलब ये है कि जिसके द्वारा जो छोटे छोटे पार्ट मिलकर वस्तु का निर्माण किया गया है, उससे चलने वाले अंतःक्रिया या परस्पर आश्रित क्रियाओं को नियंत्रण संचालित करती है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे सिस्टम होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य ये होता है कि उनको जोड़कर एक बड़ी मशीन का निर्माण किया जाए और उससे जो हमें काम लाना है उससे उस काम को किया जाए, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर प्रकाश डालिए। तो सूचना और संप्रेषण तकनीकी पर प्रकाश डालना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। संप्रेषण कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन, और जो है सूचना आज डाटा कह सकते हैं। तो देखिए, एक होता है सूचना, मतलब कि जो होता है, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपनी सूचना किसी के पास भेजना चाह रहा है। ये व्यक्ति अपनी सूचना किसी के पास भेजना चाह रहा है, तो जिसके माध्यम से वो सूचना भेज रहा है वो क्या है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बातें वही कहा गया है इसमें कि जो सूचना है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो कम्युनिकेशन किसके माध्यम से जो है भेजा जा रहा है, तो इसका क्या जो है यूज होता है, क्या प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये आप तक पहुँच रहा है किसके माध्यम से, आप कहोगे मोबाइल के माध्यम से पहुँच रहा है। तो यही जो है सूचना और संप्रेषण तकनीकी है, इसको आप बारीकी से समझने की कोशिश करिए। आज का युग क्रांति का युग है तथा हम ज्ञान आधारित समाज में रह रहे हैं। ज्ञान किसी राष्ट्र की शक्ति होती है, यौम शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इसे बढ़ते हुए ज्ञान तक पहुंचाने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए नवीन तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सर्वाधिक उपयुक्ति साधन है। दोस्तों, अगर इससे कुछ साल पहले बात करें, से मुश्किल से आप 5 साल पीछे जाइए, तो 5 साल जब पीछे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले उतना ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने का क्रेज़ नहीं था, है ना। वो तो कोरोना काल में जो है कहीं के लॉकडाउन में जो है ऑनलाइन पढ़ने का क्रेज़ बढ़ता चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे बात वही है जो मैंने आपको बताया है कि जो आप सूचना यहाँ पे जो भेजी जा रही है, जिसके पास भेजी जा रही है वो कौन सा माध्यम है, और फिर इसके बाद जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा को अगर यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, भेजने वाले और जिस पर भेजा गया है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों यहीं पे वो बात कही गई है, स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। तो ये 3 प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। आगे मुलाकात करेंगे हम लोग यहाँ से चौथे प्रश्न से, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।